आपने ये बुक लिखने का क्यों सोचा? मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट था जो आप चाहते थे कि मैं पब्लिक को बताऊं और मैं इस किताब को लिखूं? मैं तो फौजी हूँ ना, तो फौजी को कोई फौजी पूछे कि सर आपसे सीनियर पूछो मैंने ऑपरेशन करना है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो मेरे से सीनियर बोलेगा इजाज़त है। मैं भी तो सीनियर रह चुका हूँ, मैं भी तो अपने जवान होकर मिलिट्री वाले लोगों को बोला यस को। मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में सबसे कोई बेस्ट आर्मी है तो इंडियन आर्मी। आपने कब सोचा कि इस बुक के ऊपर फिल्म बननी चाहिए? ये आपकी जो हिस्ट्री रही है, आप एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म बना चुके हैं और अगली भी आप फिल्मों पे काम कर रहे हैं अभिषेक जी। ये मुलाकात कैसे हुई? ये हमारा मैंडेट नहीं था कि आप उनको ये दो या वो दो, हमारे मैंडेट में ये नहीं था, लेकिन हमारे डीएनए में तो था। ये हमारे डीएनए में था कि ये ऐसे करना है कि इंसान है हमारी तरह, भूखा है, प्यासा है, दवाई की जरूरत है और हम दे सकते हैं तो क्यों ना दें। थोड़ा सा इस ऑपरेशन के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे आपने बताया कि ये आपका सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इट वॉज योर बिगेस्ट ऑपरेशन। ये फिल्म से मुझे लगता है कि वो हमारी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि सच में रेम्बो तो एक फिक्शन कैरेक्टर है। हमारे यहाँ पर जनरल जेटली सर है, उस तरह के रियल रेम्बो है। एक्टर किसको देख रहे हैं सर? इसमें कौन सर की भूमिका बेहतरीन निभा सकता है? आपने इतनी बड़ी बुक लिखी है इसी ऑपरेशन के ऊपर, तो इसका मतलब बहुत कुछ होगा इसके अंदर पढ़ने के लिए। ऐसी क्या क्या चुनौतियां आपको आई इस पर्टिकुलर इस ऑपरेशन को लीड करने में? स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल द डेमोक्रेटिक हिंदू में, और इस शो का नाम है शो विद पवन के नागपाल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके जेटली जी। वीके जेटली जी 2 बार यूएन की तरफ से अपॉइंट हो चुके हैं, एक बार ईरान और एक बार सीरा लियोन में। सीरा लियोन के दौरान इन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन खुकरी, और जिसके ऊपर ये एक बुक लिख चुके हैं। मैं उस बुक को पढ़ चुका हूं और मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस बुक को आप पढ़ें। दूसरे हमारे गेस्ट हैं अभिषेक दूधैया जी। अभिषेक जी एक सीनियर डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिनको हम सालों से देखते आ रहे हैं। और रिसेंटली कुछ समय पहले हमने इनकी बहुत बड़ी फिल्म देखी है भुज, जो पेट्रियोटिक थी। और अभिषेक जी जनरल साहब की इसी बुक के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं, तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी सिलसिले में है। स्वागत है आपका सर। शुरू करते हैं बात आपके इस बुक से रिलेटेड। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर, यूएन कैसे काम करता है और किस तरीके से यूएन आपको अपॉइंट करता है, और आप लोग यूएन की वजह से आप किसी देशों में जा करके काम करते हैं? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। हाँ, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे यूएन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है दुनिया के अंदर। उनकी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटेरिएट है, और ऐसे करके 2 ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं। लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि मेरी किताब जो है पीस कीपिंग के बारे में है। तो मैं संक्षेप में आपको ये बताता हूँ कि जब भी किसी देश के अंदर या 2 देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूएन अपने आप जिम्मेवारी लेता है कि हम ऐसे करते हैं, हम जाके कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करते हैं, सो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। ओके। और उसके बाद में जाके करते हैं हम पीस मेकिंग, कि हम ऐसी सुविधा लाएं 2 देशों के बीच में, या देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम पीस मेकिंग कर लें। और जब 2 जो एंटागोनिस्ट है, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको एक जगह लाके जब उनको उनका एक समझौता करवा देते हैं, तो फिर उन दोनों के बीच में हम पीस कीपिंग करते हैं। करेक्ट। अच्छा, पीस कीपिंग में क्या होता है कि मैंडेट होता है, उनको बताया जाता है कि देखिए अभी जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म है, और अभी हम एक यूएन की फोर्स भेजेंगे जो निगरानी रखेगी कि आप जो इस हमने कॉन्फ्लिक्ट आपका था उसको रिजॉल्व करने के बाद में आप एक दूसरे के ऊपर और कोई हमला वगैरह ना करें। ओके। तो उसका उसका निगरानी रखने के लिए पीस कीपिंग कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट वगैरह होने के बाद में वो फिर भी गड़बड़ कर जाते हैं, कोई ना कोई एक साइड गड़बड़ कर जाती है, कोई हमला कर जाती है, या सीज फायर की वायलेशन कर देती है। तो उस हालत में यूएन को पीस एनफोर्समेंट करना पड़ता है। ओके, वो उनके नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट, तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ
पीस कीपिंग के लिए जाते हैं तो 3 किस्म की मिशन, इनको मिशन कहते हैं, ओके यूएन के मिशन कहते हैं। 3 किस्म की मिशन होती हैं। एक होता है ऑब्जर्वर मिशन, ओके तो उसमें ऑब्जर्वर जाते हैं। अब ऑब्जर्वर के पास कोई हथियार नहीं होता, उनका हथियार उनकी ब्लू टोपी है अच्छा और उनकी सफ़ेद गाड़ी है जिसमें यूएन लिखा होता है, तो उसका बड़ा रिस्पेक्ट होता है। तो मेरा पहला जो मिशन था ईरान में वो पीस ऑब्जर्वर का मिशन था। अच्छा इट इज़ ऑब्जर्वर मिशन। तो Okay. ईरान और इराक के अंदर सीज़ फायर हो चुका था, हम ऑब्जर्वर के तौर पर वहाँ गए थे कि भाई सीज़ फायर वायलेशन वगैरह नहीं कर रहे, अगर कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, और बातचीत से उनसे सब कुछ करना एज एन ऑब्जर्व एज एन ऑब्जर्वर। करेक्ट अब उसके बाद में होता है पीस कीपिंग। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, यूएन के अंदर कई एक चैप्टर होते हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ऐसे करके चैप्टर 8। तो चैप्टर 6 क्या होता है कि आप पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें हथियार लेके जा रहे हैं, फोर्स जा रही है। वो ऑब्जर्वर मिशन है, ये फोर्स है। आप फोर्स लेके जा रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर आप अपना हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बातचीत करके कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, नेगोशिएशन से, ओके बातचीत करके, ठीक है। और अगर बातचीत से काम नहीं होता तो मेरी मिशन को, जिसका नाम था यूनैमसिल, UNAMSIL, यूनैमसिल, उसका उसका मीनिंग क्या था, यूनाइटेड नेशन मिशन इन सिएरा लियोन, ओके यूनैमसिल। हाँ तो मेरी मिशन को उन्होंने चैप्टर 6 का नहीं दिया था, सिर्फ चैप्टर 7 भी दिया था, जिसमें विंडोज ऑफ चैप्टर 7, मतलब कि आपके ऊपर अगर हमला हो तो आप हमला कर सकते हैं, यूएन कॉन्वॉय के ऊपर हमला हो तो आप कर सकते हैं, या जो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमला कर रहे हैं और आपकी जिम्मेवारी के इलाके के अंदर वो सिविलियन आते हैं और आपकी काबिलियत के अंदर है कि उनको बचाने के लिए, तो आप भी अपना हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे मेरे दैट वाज योर अथॉरिटी आई हैव द अथॉरिटी, ओके इट वाज इन द, जिसको कहते हैं मैंडेट। तो मेरा मैंडेट चैप्टर 6 पे था, पीस कीपिंग पे था, लेकिन मुझे विंडोज ऑफ चैप्टर 7 भी दी गई थी कि भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्स अगर जरूरत पड़ती है तो, जो कि मैंने किया। तो तो हमने पीस कीपिंग की और हमने पीस एनफोर्समेंट किया। और उसके बाद में क्या होता है, जबकि सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, तो अल्टीमेट में क्या होता है, पीस बिल्डिंग, मतलब कि कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक से और बाकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से आप उनको लाके उनकी कंट्री को फिर से रीबिल्ड करना। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, हाँ जी कि रोज़ बमबारी हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है इजराइल हमास वगैरह में, तो सीरिया वेरिया ये सब बर्बाद हो रही हैं। तो इसके बाद में होगी, अभी जो होगा वो पीस बिल्डिंग कहते हैं उसको। तो ये संक्षेप में है कि व्हाट इज द यूएन ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट द यूएन डज। और पूछिए। गॉट इट सर। तो सर बेसिकली थोड़ा सा इस ऑपरेशन के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे आपने बताया कि ये आपका सबसे बड़ा ऑपरेशन था, इट वाज योर बिगेस्ट ऑपरेशन। इसको और डिटेल में क्या क्या आपने स्टेप लिए? बताता हूँ पवन जी, इससे पहले कि मैं इस ऑपरेशन पे आऊँ, क्योंकि ये कल्मिनेशन था, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा जी। पहले मुझे ये बताने दो कि सिएरा लियोन है क्या, आपके पब्लिक को मालूम होना चाहिए सिएरा लियोन है क्या, प्रॉब्लम क्या था। वेस्ट अफ्रीका का एक ये कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, और इसका कुछ 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, ओके दैट्स ऑल। अच्छा, उसके एरिया नॉर्थ में एक और देश है जिसका नाम है गिनी, गिनी उसका कॉमन बॉर्डर है गिनी और सिएरा लियोन का। ओके और उसके साउथ में एक और देश है लाइबेरिया, तो उसका भी कॉमन बॉर्डर सिएरा लियोन के साथ में है। और गिनी का और लाइबेरिया का भी कॉमन बॉर्डर, तो इन तीन कंट्रीज का भी कॉमन बॉर्डर है। ओके सो नॉर्थ और ईस्ट और साउथ, ये इसके आसपास सिएरा लियोन है। अच्छा और वेस्ट में पूरा अटलांटिक ओशन है। अब ये छोटा सा देश है, ये प्रोमिनेंस में कैसे आ गया, ये जरूर समझना जरूरी है। पीपल शुड नो दैट। बिल्कुल सर। क्योंकि कुदरत ने इनको ऐसी चीजें दी हैं जो कि कम ही देशों को दी हैं। इनके पास है सोना, इनके पास है चांदी, इनके पास है रूटाइल, इनके पास में है हीरे। और जब तक मैं सिएरा लियोन में नहीं गया था, मुझे ये नहीं मालूम था कि हीरे जो हैं वो रंग वाले भी होते हैं। मैं तो सोचता बिल्कुल कांच के टुकड़ों की तरह लगते हैं। वहाँ जाके पता लगा कि गुलाबी रंग के भी हीरे होते हैं और हरे रंग के भी होते हैं और पीले रंग के भी होते हैं। मैंने तो कोई देखे नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि डाउन साउथ वहाँ पर वो पीले हरे नीचे वहाँ मिलते हैं, गुलाबी रंग के वहाँ मिलते हैं और सफ़ेद रंग के कहाँ मिलते हैं। तो ये सबसे प्रॉब्लम जो इनकी ये
ये इतने इतने अमीर थे कि सभी की नजरों इनके ऊपर थी। हाँ, अब जो ब्रिटिश थे, जिनकी ये कॉलोनी थी, जैसे हम भी तो कॉलोनी थे ब्रिटिश के, करेक्ट। वो लोग भी ब्रिटिश की कॉलोनी थे। 1963 में ब्रिटिश वहां से चले गए, उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतने हीरे वगैरह हैं। अभी भी उनका एनल्यू है। तो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो उनकी नज़र इन हीरो पे थी। गवर्नमेंट आती थी वहाँ पर, करप्शन होती थी। डीकोलोनाइजेशन के बाद में आमतौर पर वीक गवर्नमेंट्स होती हैं, करप्शन होती है। तो जो लोग थे, जो अंदर रहते थे, वो इतना उनसे खुश नहीं थे। तो कई बार जिसको कहते हैं मिलिट्री कू हुए हैं, कई बार अग्रीमेंट्स हुई हैं जो कि टूटी हैं, लोग खुश नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा रेबेल ग्रुप वहाँ पर पैदा हो गए। ओके। तो उन रेबेल्स का क्या काम था? उन्होंने बोला कि हम ना, ये जो हमारी संपत्ति है, ये हमारे लिए होनी चाहिए, ना कि वो लोग जो कि फ्री टाउन कैपिटल में बैठे हुए हैं। तो इस किस्म के 4-5 ग्रुप इकट्ठे हो गए, जिनमें सबसे बड़ा ग्रुप था, उसका नाम था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। ओके। अच्छा, ये रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट का जो लीडर था, उसका नाम था फोदे सेंको। वो एक पुराना फौजी था, और 2 फीती वाला फौजी, हमारे यहाँ नाइक कहते हैं उसको, कॉर्पोरल कहते हैं। लेकिन वो उसने ट्रेनिंग लीबिया में भी की और बाकी जगह में भी उसने की। और लाइबेरिया का जो प्रेसिडेंट बन गया बाद में, उसका नाम था चार्ल्स टेलर। चांस से ले। वो भी रिबेल था पहले अपने देश के अंदर, वो बाकी लोग की तरह वो भी रिबेल था। तो उसने पावर खींच के और वहाँ पर वो प्रेसिडेंट बन गया। उसकी सपोर्ट फोदे सेंको हुई थी। अब जब लाइबेरिया में ये गड़बड़ चल रही थी, तो वेस्ट अफ्रीका का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं ECOWAS, ओके। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। एडोवा। तो ECOWAS ने एक फोर्स बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया इकोमॉग, इकोनॉमिक कम्युनिटी मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। ओके। तो उनको लाइबेरिया में डाला उन्होंने कि आप शांति लाएंगे यहाँ पर। तो कुछ रूमर्स तो ये हैं कि ECOWAS उनके साथ मिल गया और मिल के उसको प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हम भी सुनते थे कि तरह ऐसे हुआ है, प्रूफ हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर एक किस्म से शांति आ गई, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बन गया और लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट आ गई, तो उस टाइम वेस्ट अफ्रीका ने सोचा कि इस इकोमॉग को हम सिएरा लियोन में क्यों ना लेके आए, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि ये फोडो सेंको, उसने जो अपना ग्रुप बनाया था, उसका नाम था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। ओके। इट वाज कॉल्ड RUF। 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 तो ही वाज द लीडर ऑफ RUF। अब RUF क्या करता था? तो RUF चाहता था कि हम लोग पावर में आ जाएं। गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं, आप अपने लोगों को कह रही थी कि आप गरीब ज़रूर हैं, लेकिन आप वोट करिए और जिसने जो पावर में आता है पावर में आए। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हालांकि ये देश बहुत अमीर था, ये बहुत गरीब भी था। गरीब इसलिए क्योंकि ये कुछ बनाते नहीं थे, कुछ उगाते नहीं थे, इनके चावल बाहर से आते थे। यहाँ तक कि नमक जो है, जो कि इतना बड़ा अटलांटिक ओशन के साइड में, वहाँ से भी नहीं बना सकते थे ये लोग। सब कुछ ये बाहर से डिपेंडेंट थे, खाने पीने के मोहताज थे। रोडें इनकी टूटी पड़ी थी, पुलें बड़ी कम थी, और 4 एयरपोर्ट में से एक ही एयरपोर्ट जो थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैपिटल तक जो रास्ता था कोई 150-180 किलोमीटर वाला, उसके पूरे ये रेबेल्स घूम रहे थे, वो चल ही नहीं सकते थे। तो मतलब कि वैसे बुरी हालत थी इसकी। जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी उनकी। Economic, they were very badly off, also Okay. very rich in resources. Right. Now, जब गवर्नमेंट ने बोला कि फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है, अब वोट है ना, आपके हाथ में वोट है, तो इसी को पकड़ के RUF वालों ने क्या किया, किसी को पकड़ लेते थे, वो बोलते थे कि व्हाट यू वांट, यू वांट लॉन्ग स्लीव, वो अंग्रेजी बोलते हैं, दैट्स द लैंग्वेज, क्योंकि वो कॉलोनी थी ब्रिटिश की। व्हाट यू वांट, सो यू वांट लॉन्ग स्लीव्स। तो आदमी सोचे क्या बोल क्या रहा है, यू वांट शॉर्ट स्लीव्स और यू वांट स्लीवलेस। सो उसका मतलब उन्होंने क्या निकाला, आपने अगर उस बेचारे शख्स ने बोल दिया कि मुझे लॉन्ग स्लीव दो, तो उसके हाथ काट देते थे, दोनों हाथ कट गए, लॉन्ग स्लीव हो गई। और शॉर्ट स्लीव बोल देते, यहाँ से काट देते थे। ओके। और अगर बोलते स्लीवलेस, तो यहाँ से काट देते थे। तो मैंने कई लोग देखे यहाँ पर उस देश के अंदर जिनके बाजू कटे हुए हैं, यहाँ है ही नहीं।
और मैंने बच्चे तक देखे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे उनके यहाँ से काट कर रख दिए, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स लिए हुए हैं, अल्कोहल पिए हुए हैं, सॉरी। तो बुरी हालत करके देश के अंदर रखे हुए थे। तो ऐसे हालत में बहुत सारी अग्रीमेंट्स हुई जो कि नाकाम रही। मिलिट्री कू भी हुए, एक कर्नल ने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया, जॉनी पॉल करोमा उसका नाम था, मेरी फोटो भी है इस बुक के अंदर उसके साथ में। तो ये सब चल रहा था। तो जब यूएन ने, ब्रिटिश ने, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे, और अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका, इन्होंने सबने बोला कि एक एग्रीमेंट और करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट और की 7 जुलाई 1999 में। ओके। तो वो एग्रीमेंट की गई एट अ प्लेस कॉल्ड लोमे। ओके। लोमे एक कैपिटल है, एक जगह जिसका नाम है टोगोलैंड। टोगोलैंड का कैपिटल है। तो इस एग्रीमेंट को कहते थे लोमे एग्रीमेंट। लोमे एग्रीमेंट क्या था कि आरयूएफ और गवर्नमेंट मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है। और जो एकोमॉग है वो सुपरवाइज करेगी कि आप सीज फायर वायलेशन से सीज फायर करेंगे, कोई हथियार नहीं पकड़ेगा, कोई बाजू नहीं काटेगा, कोई ऐसे नहीं करेगा, आप भी गवर्नमेंट के हिस्से हो। बड़ा अच्छा अग्रीमेंट था। करेक्ट। लेकिन आपने अग्रीमेंट जो किया एक रेबेल ग्रुप के साथ किया, 4 और थे, वो भी बैठे हुए थे कि हम क्यों नहीं गवर्नमेंट के हिस्से, हमारे को क्यों नहीं तुमने किया। हालांकि उस अग्रीमेंट ने बोला जो भी आपने गड़बड़ की है पास्ट में, उसका हम आपको माफी दे देते हैं। ओके। आपने फलाना किया, लोगों को मर्डर किया है, जितने भी सबको माफ करके शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप बाकी रेबेल ग्रुप कहते हैं हमको तो आपने नहीं बनाया, इनको क्यों बना रहे हो गवर्नमेंट का हिस्सा। तो पहले से ही गड़बड़ हो गई। ओके। तो जो एकोमॉग थी उन्होंने करा, उसमें क्या था, एकोमॉग में क्या था, ये भी आप समझ में बात है। 15 बटालियन होती थी, एक बटालियन में तकरीबन 800 लोग होते हैं। अच्छा जी। तो 15 बटालियन में से 13 बटालियन नाइजीरिया की थी। अच्छा। और एक बटालियन थी घाना की। और तकरीबन 500 लोग गिनी के थे। अच्छा। नाउ वो इंटरेस्टेड थे किस चीज़ के लिए कि हम यूएन बन जाए, हम नीली टोपी पहन लें, क्योंकि यूएन पहले भी कर चुका था, कोसोवो में कर चुका था, जिसमें नेटो को उन्होंने यूएन बना दिया था। तो ये इस ताक में थे कि भाई हम टोपी पहन लें, हेलमेट पहन लें ब्लू, और जो भी खर्चा वर्चा आए वो यूएन दे, वो यूएन देगा। लेकिन यूएन ने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया ये अभी तक किसी को नहीं मालूम क्यों नहीं किया। तो इससे पहले के कुछ ये इम्प्लीमेंटेशन की जाए इस अग्रीमेंट की, नाइजीरिया ने बोला हम जा रहे हैं, तो हम इस देश से हम निकल कर जा रहे हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपनी बिटालियंस को वापस करना शुरू कर दिया। उस हालत में यूएन ने सोचा ये तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, तो हमको एक यूएन फोर्स बनानी चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि हम एक यूएन फोर्स बनाते, जिसका उन्होंने नाम दिया यूनामसिल। यूनामसिल जिस फोर्स का मुझे उन्होंने फोर्स कमांडर बना के भेजा। वंडरफुल। तो जो बचे हुए यूएन एकोमॉग के लोग थे, वो और यूनामसिल ने इकट्ठा मिलके वहां पर शांति आप करना काम कर, शांति प्रस्ताव करना था। फोर्स कमांडर थे? मैं फोर्स कमांडर था। वंडरफुल। मैं उस जो मिशन है ना, हर जो मिशन उसको कहते हैं, हर मिशन का नॉर्मली जो हेड होता है वो एक पॉलिटिकल आदमी होता है। अच्छा। पॉलिटिकल आदमी होता है, उसको कहते हैं SRSG। ओके। जिसका मतलब है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल। ओके। वो अपॉइंट करता है, ठीक है। फोर्स कमांडर को भी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करता है। वो जब भी सेक्रेटरी जनरल ने अपॉइंट किया था, तो वो पॉलिटिकल हेड है और मिशन का हेड है, और मैं पूरे मिलिट्री का हेड था। तो जो मिलिट्री का पूरा काम था मेरा था। ओके। और मिलिट्री अगर कोई काम करना चाहती थी तो पॉलिटिकल वाले से पूछ सकते कि भैया देखो वहाँ जगह मैं जाके हमला करने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई है, इसमें कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो नहीं है, ये उसका काम है, जो कि उसने कभी नहीं किया। तो ये काम किया नहीं। तो इस हालत में मैं वहाँ पर गया था टू यूनामसिल। ओके। टू टेक ओवर। वहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग नहीं था, कोई यूएन फोर्स नहीं थी। यूएन फोर्स को एकत्रित करके फॉर्म करना, पोस्ट किया गया, वो मेरा पहला काम था। ओके। तो सर आपने इतनी बड़ी बुक लिखी है इसी ऑपरेशन के ऊपर, तो इसका मतलब बहुत कुछ होगा इसके अंदर पढ़ने के लिए। ऐसी क्या क्या चुनौतियां आपको आई इस पर्टिकुलर इस ऑपरेशन को
लीड करने? मैं बताता हूँ आपको, मैं हाँ जी। बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि बुक में मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। चुनौतियाँ के लिए पहले मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं भी सभी के सब तरफ समझ रहा था कि पीस है, अमन है यहाँ पर। तो मैंने एक फोर्स कर दी है और ये लोगों को बोल दिया गया भाई आप वॉलंटरली अपने हथियार दे दो। ठीक। तो ठीक है, तो उसको उसका एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी रखा है DDR। ओके, क्या है? उसका मतलब क्या है? डीमोबिलाइजेशन, डिमोबिलाइजेशन। डीमिलिटराइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन। ओके। मतलब आप पहले हथियार दे दीजिए, फिर हम डाल देंगे, आपने छोड़ दिया ये अपना रेबेल पना, और आपको हम रीइंटीग्रेट इनटू द मेन स्ट्रीम करेंगे। मतलब कैसे कि आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, हम आपको सिखाते हैं। आप व्हीकल मैकेनिक बनना चाहते हैं, हम आपको सिखाते हैं। अब ये सब चीज़ों के लिए पैसा ऊपर से आना था जो कि नहीं आया, तो हम DD तो कर चुके हम, डिसआर्मामेंट और डिमोबिलाइजेशन, लेकिन आर के लिए हमें मुश्किल पड़ रही थी, मुश्किल पड़ रही थी। तो काफ़ी हमने काम किया वहाँ पर। तो रीजनल, दूसरा कि मैंने क्या देखा कि रीजनल बड़ा इन्फ्लुएंस था। रीजनल जैसे कि लाइबेरिया का बहुत इन्फ्लुएंस था, क्योंकि लाइबेरिया का प्रेसिडेंट और सेंको जो कि मैंने बता रहा कि RUF का हेड था, इनके बड़े दोस्त यारी थी। हाँ जी। दूसरा क्या होता था कि जो ताकत कहाँ थी RUF की और बाकी रिबेल्स की, उन हीरो से थी। डायमंड। वो हीरे बेचते थे, डायमंड्स बेचते। वो डायमंड्स जो थे वो जाते थे कहाँ से? वो लाइबेरिया के थ्रू से जाते थे, वहाँ से आइवरी कोस्ट और पूरे इधर उधर। तो उनको बेचते थे, हथियार लेते थे, हर किस्म का हथियार था उनके पास में। राइफल क्या, पिस्टल क्या, लाइट मशीन गन, हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, माइंस, सब कुछ था। सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं थे, बाकी उनके पास सब कुछ था, क्योंकि इतना उनके पास पैसा था। तो एक किस्म की वो आर्मी की तरह ही थे। उन्होंने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखा था। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर तो हमने सोचा कि सिर्फ एकोमॉग थी, अभी कोई UN फोर्स भी आ गई है, तो इनको तो हम जानते भी नहीं है, ये लोग कहाँ से आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम हो गई कि हम हथियार नहीं देते, अगर हमने हथियार दे दिया तो हमारी पूरी ताकत चली जाएगी। तो चुनौती थी मेरे लिए क्या थी, टू सी कि रीजनल इन्फ्लुएंस क्या है और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्या है। ये भी मेरी किताब में है कि रीजनल इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्या है और कितनी काबिलियत है UN की उस टाइम। तो मेरे फोर्स में उन्होंने मेरे को बोला 6 बटालियन देंगे। उस 6 बटालियन में से 4 बटालियन एकोमॉग की उन्होंने दे दी उन्होंने कि भाई ये ऑलरेडी यहाँ पर हैं, इसमें 2 नाइजीरिया की दे देंगे, 1 गाना की दे देंगे, 1 गिनी की दे देंगे, 1 हम आपको केन्या से मंगवा देंगे और बाकी आप इंडिया से 1 बटालियन ले आओ। तो इंडिया से 1 बटालियन, आर्टिलरी, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, एयरफोर्स, तो हमारा काफ़ी बड़ा कंटिंजेंट था। क्योंकि हमें इतना बड़ा कंटिंजेंट उन्होंने हमसे मांगा था, तो उन्होंने बोला कि फोर्स कमांडर भी इंडिया से ही होगा। अच्छा। तो मुझे उन्होंने इसलिए अपॉइंट किया था कि भाई सबसे ज़्यादा फोर्स हम इंडिया से ले रहे हैं इस वक्त, बाद में तो नाइजीरिया ने और दिए, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरे पास लोग आए ये फ्रॉम एकोमॉग, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, उनके पास रेडियो सेट नहीं थे, मतलब उनकी काफ़ी हालत बुरी थी। और क्योंकि वो 1 साल 1.5 साल से काम कर रहे थे, थके हुए थे, थोड़ा लीडरशिप भी कमज़ोर थी, तो फोर्स मेरी इतनी ताकतवर इतनी नहीं थी जितना मैं चाहता था। क्योंकि मैं यहाँ पर एक मतलब 4th जनरेशन ऑफिसर हूँ। मेरे परदादा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, मेरे दादा सेकंड वर्ल्ड वॉर, मेरे फादर सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हम 4 भाई, हम सारे के सारे फौज के अंदर हैं। तो हम तो प्रोफेशनल आर्मी, हमारे इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। तो यहाँ से तो हम बहुत कुछ करके सीख के गए हैं। सबसे जो दुनिया की कठिन बैटल फील्ड है सियाचिन, उसका मैं कमांडर रह चुका हूँ, वहाँ पर भी ऑपरेशंस किए हैं। ठीक है, और हमने डेजर्ट में काम किया, हमने हाई एल्टीट्यूड में किया, हमने इंसर्जेंसी एरिया में किया है, पहाड़ों में किया है, सब जगह किया है। तो हमारे लिए तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी यार। लेकिन वहाँ जाके देखा कि बाकी लोग को प्रॉब्लम, उनको पीस कीपिंग आती नहीं है, हथियार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहते, लीडरशिप भी थोड़ी कमजोर है। तो सर आपने ये बुक लिखने का क्यों सोचा? मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट था जो आप चाहते थे कि मैं पब्लिक को बताऊं और मैं इस किताब को लिखूं? पवन जी, ऐसा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि बुक लिखने का, अच्छा। सच बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं समझता हूँ। मैं एक जनरल हूँ, बहुत जनरल है, और बहुत लोगों ने UN में भी काम किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी करके आ गया, कौन सी बड़ी बात नहीं, मैं नहीं करना चाहता।
मैं नहीं लिखना चाहता था। लेकिन मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं क्या देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ने कुछ ना कुछ लिखा है कि भाई इसी पे हाँ, इसी के ऊपर मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि पकड़े गए थे, उन्होंने आके लिख दिया कि मैं पूरा ऑपरेशन मैंने ही कर दिया। कुछ ऐसे मतलब कि बताने की ओ कोशिश की है। सिर्फ ये नहीं, वो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, वो पकड़ा गया था, मतलब कि उसको भी पकड़ा हुआ था बाकियों के साथ में। उसने भी आर्टिकल लिख दिया, मैंने फिर ये किया, फिर मैं बड़ी बहादुरी दिखाई। मतलब काफ़ी उसमें झूठ-झाट और इंक्लूडिंग यूएन के अंदर भी जो उन्होंने हिस्ट्री के तौर पे लिखा हुआ है, उसमें भी काफ़ी कुछ झूठ लिखा गया। अच्छा तो पहले तो मैंने सोचा मैं नहीं लिखता हूँ, क्या ज़रूरत है लिखने की? ये ठीक है जैसे है रहने दो। फिर मैंने कहा देखो, मैं अभी 80 साल का हो गया हूँ। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा और मैं अपने साथ ले जाऊँगा, तो फिर किसी को पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या था। करेक्ट और मैं वहाँ का फोर्स कमांडर था। यस एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ कि वो मैं ही जानता हूँ। हाँ जी कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं जानता। हाँ कोई मेजर कर्नल वगैरह ऐसे नहीं जानता। कोई पॉलिटिकल वाला नहीं जानता। वो अपना-अपना छोटा जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू छोटी दृष्टिकोण से देख सकते थे। लेकिन वो छोटी दृष्टिकोण से देख के और बड़ा बताने की कोशिश कर दें, कहीं झूठ भी बोल रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ भी बोल रहे हैं, वो मुझे ठीक नहीं लगा। और हाँ मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम लिखते क्यों नहीं हो? तो मुझे ना इंस्पिरेशन किसने दी? वहाँ पर मेरे पास रक्षा मंत्री आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस। ओके तो उन्होंने आके लोगों से भी बात की और मैंने उनको बताया कि देखिए सर, हम क्या करते हैं, सैनिक सम्मेलन करते हैं। तो सब सैनिकों को बैठा के बात करते हैं उनसे, जिसको सैनिक सम्मेलन कहते हैं हम। तो उन्होंने जब सैनिक सम्मेलन कर रहे, तो मैं ऐसे उनको कैजुअली मेंशन किया कि देखिए यहाँ पर 2 पैरा बटालियन के लोग भी हैं, और मेरे अंकल ने 2 पैरा को कोरिया में कमांड किया था 50s में। ओके तो वो सुन के वो काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने फिर बोला कि देखिए पहले आपकी बटालियन ने उनके साथ काम किया और अभी इनके साथ कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात है कि उनको भी इतना कोऑपरेशन देना। तो उन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट दिया। और उसके अलावा श्री जसवंत सिंह जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, हाँ जी उन्होंने मुझे बड़ा अटल जी कांग्रेचुलेटरी चिट्ठी भेजी थी। तब तक मैं ऑपरेशन खुखरी कर चुका था। ऑपरेशन खुखरी कर चुका था, तो जॉर्ज फर्नांडिस मुझे मिलने के लिए आए थे एक टीम के साथ में। तो उन्होंने बाय हैंड मेरे को चिट्ठी लिख के भेजी, जो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, कि मैं इससे अच्छा कोई कोरियर सोच भी नहीं सकता कि मैं रक्षा मंत्री के हाथ में आपको ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। वेल डन फ्रॉम वन सोल्जर टू अनदर सोल्जर, वेल डन। ठीक है। वेरी तो मुझे गुड बड़ा इंस्पिरेशन वजह से मैंने कि वो पुराने फौजी हैं, तो मेरे बड़े भाई और वो एक ही रेजिमेंट के थे। मेरे बड़े भाई भी जनरल रिटायर हुए हैं। तो मेरे को गर्व की जैसे बात है। काफ़ी प्रेरणा मिली। बाद में जब मैं वापस भी आया और मैं प्रमोट हो गया टू लेफ्टिनेंट जनरल, तो मैं कोर कमांड कर रहा था, तो मेरी कोर में आए जॉर्ज फर्नांडिस। ओके और हम फ्लाई बैक कर रहे थे फ्रॉम दीमापुर। तो उसने बोला यार मुझे फिर से बताओ। तो मैं पूरे रास्ते में उनको, एयरफोर्स का हवाई जहाज़ था, मैं उनको पूरी बताई, क्या था तुम एक किताब क्यों नहीं लिखते हो, तुम लिखो किताब। मैं फिर भी सोचा कि क्या लिखूं मैं, छोड़ो परे। लेकिन फिर मैंने जब झूठ झूठ देखा, इधर इधर झूठ उधर झूठ, और मैं अपनी छाती ताड़ के लोग बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हम हो गया, मुझे वो ठीक नहीं लगा। मैंने कहा देखो, मैं तो, बाकी लोग ने जो किया सो किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं फोर्स कमांडर था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। क्या था आपसे बेहतरीन कौन बताता हाँ, मैं ये कह रहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने जाके थोड़ा ना उनको मारा। तो फोर्स को डिप्लॉय किया, मैंने तो प्लानिंग की, मैंने उसमें यस मैंने भाग लिया। बिल्कुल मैं भी गया, अपने हेलीकॉप्टर लेके मैं गया था वहाँ पर। वो अलग बात है, वो भाग वाली बात बाद में है। लेकिन मैंने तो एज अ फोर्स कमांडर ओवरऑल सिचुएशन देखी है क्या थी। तो कोफी अन्नान ने भी, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरे को मैसेज भेजा, जो कि मेरी बुक के पीछे लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिख के भेजा है हमारे फोर्स के बारे में, बड़े खुश थे इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि बुक लिख देता हूँ। तो मैं बैठा फिर मैंने इसको लिख दिया। तो बाकी भी एनकरेज करने वाले मेरे बहुत यार दोस्त थे, मेरे साथ के थे, कोई जनरल्स हैं, कोई आर्मी कमांडर, कोई है कि यार तू लिखता क्यों नहीं है, तू तेरा तो एक्सपीरियंस है, लिख देना। तो मैंने फिर लिख दिया, मैंने चलो लिख देता हूँ, फॉर रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं इस बुक में सर हम देख सकते हैं कि आपके जो लाइव ऑपरेशंस थे जो जो आपने फ्रांस किया, ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर्स है, हाँ, उसके वी कैन सी दैट, हाँ। सो इट्स रियली प्राउड सर। अब एक सब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा सर, आप कैसे मिले, आपने कब सोचा कि इस बुक के ऊपर फिल्म बननी चाहिए,
जी, आपकी जो हिस्ट्री रही है, आपने एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म बना चुके हैं और अगली भी आप फिल्मों पे काम कर रहे हैं अभिषेक जी। ये मुलाकात कैसे हुई? जब मैं बुक तो सर की अभी आई, उससे पहले मैं ऑपरेशन खुखरी के ऊपर एक फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहता था। तो मतलब मैं इस जर्नी में निकला। तो जैसे सर ने अभी बताया कि झूठ और सच लिखने वाले बहुत सारे लोग थे, हाँ जी। तो उनकी गलियों से गुज़रते हुए मैं फाइनली जनरल साहब तक पहुँचा। चलिए तो जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है, तो मुझे पता चला कि असली हीरो तो ये है, हाँ जी, बाकी सब डुप्लीकेट है। बिल्कुल, जो मतलब स्टंट में नया डुप्लीकेट है। बिल्कुल। तो मैंने सबसे बात की, लेकिन आपको पता तो चल ही जाता है। हुँ, तो मुझे पता चल गया कि सर ने इतना कमाल का ऑपरेशन किया है हाँ जी, और ये ज़बरदस्त ऑपरेशन है और ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, बिल्कुल ठीक। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे मिशन थे जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से हुए थे, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये इंडियन आर्मी का यूनाइटेड नेशन की तरफ से किया गया सबसे सफल ऑपरेशन है। इस बात को मोस्टली मतलब वेस्ट में ज़्यादा लोग मानते हैं, यहाँ तो इतना नहीं मानते क्योंकि अमेरिका उम्मीद और करते हैं सर फिल्म आने के बाद यस। लोग तो इसीलिए फिर मैं सर से मिला और मैंने बोला कि इसके ऊपर सर मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, तो ही सो काइंड कि उन्होंने राइट्स भी दे दिए और इस ऑपरेशन में बाकी भी जो इनके सहयोगी थे, उनके भी राइट्स दिलवाए हैं और फिर हमने ये बुक रिलीज़ की है। हाँ जी। अब बुक के ऊपर से फ़िल्म बनेगी। सर आपकी अगर पिछली फ़िल्म की बात करें भुज, भुज भी एक इसी तरीके की पैट्रियोटिक फ़िल्म थी, एयर फ़ोर्स के ऊपर फ़िल्म थी और पूरी तरह से ज़बरदस्त एक्शन वाली फ़िल्म थी। तो आप क्या इस फ़िल्म को सर वही उसी उसी तरीके से एक्शन के साथ दिखाने वाले हैं, ड्रामा दिखाने वाले हैं या एक डोको ड्रामा की तरह ये फ़िल्म चलेगी? नहीं, नहीं, कमर्शियल और बड़ी फ़िल्म बनेगी जैसे भूज थी। बिल्कुल ठीक। भूज में भी आप देखिए इमोशन और सब था, हाँ जी। वैसे इसमें भी सारा रहेगा अच्छा, और इसके मेन जो प्रोटैगनिस्ट रहेंगे वो जेटली साहब रहेंगे। बस कि जेटली साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़िल्म बनाई जाएगी मस्त क्योंकि इन्होंने वो जिया है। हुँ, एक बहुत फ़ेमस हिस्टोरियन थे या कोई व्यक्ति थे, उनका एक बहुत ही कमाल का कोट है, मैं भी उनका नाम तो याद नहीं है, कि इतिहास वही सही है जिन्होंने उसको जिया है, बिल्कुल ठीक, बाकी सब कही सुनी बातें हैं। तो बिल्कुल मैं ठीक। जब लोगों से मिल रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि इतिहास तो इन्होंने ही जिया है। करेक्ट और सर। ये बुक को मैंने करीबन सर ने लिख लिया तो मुझे भेजा था, तो मैंने करीबन 30 बार पढ़ी है इसको हाँ जी, और इसका एक-एक वर्ड जितना सर को मालूम है, जेटली सर को, उतना ही मुझे मालूम है। तो मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है कि इसके ऊपर हम कमाल की फ़िल्म बना पाएँगे और यही हिस्ट्री जो सर ने बुक में लिखी है, वो पर्दे पे हम ला पाएँगे। तो और मैंने सर एक चीज़ और भी आपने मुझे बताई, मैंने सुनी भी कि आप इस बार इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? नहीं, नहीं, मैं इसको डायरेक्ट तो करना चाहता था, मेरा बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन इससे अच्छा, पहले मैंने एक राइट्स लिए थे सरदार बाना सिंह के, अच्छा, जो परमवीर चक्र है और सर की तरह वो भी सियाचिन में रहे थे। ओके, तो उनके ऊपर मेरी मतलब जो स्क्रिप्ट थी वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव भी कर दी थी और वो मेरा पहला कमिटमेंट था। तो इसीलिए मैंने इसमें एक साउथ का डायरेक्टर अपॉइंट किया है, सर से भी मिलवाया है और वो करेगा, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। लेकिन अभी क्या हमारा एलओआई साइन हुआ है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म बनाएँगे वो। जितनी मैं अच्छी बना सकता हूँ, उतनी वो भी बना सकते हैं। इसीलिए मैं अभी बाला सिंह पे कर रहा हूँ और इसके ऊपर वो करेंगे। सर आपने लिया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। एक्टर किसको देख रहे हैं सर? इसमें कौन सर की भूमिका बेहतरीन निभा सकता है? मेरे हिसाब से अजय देवगन और वो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। अब पहले काम भी कर चुके हैं आप। काम भी कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस फ़िल्म में भी उनका आशीर्वाद मिले और वो जेटली साहब की भूमिका निभाए। बाकी आगे तो डिपेंड उन्हीं पे करेगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल सर, तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि लाइक एक साउथ का और एक यहाँ का हीरो लेके वो कॉम्बिनेशन करके फ़िल्म बनाना चाहता हूँ ताकि पैन इंडिया फ़िल्म बने, बहुत बड़ी फ़िल्म बने। तो इस पे कब से काम शुरू कर रहे हैं सर आप? इसमें स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया है और स्क्रिप्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। अच्छा, तो उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है कि वो बोले कि कुछ आप डिडक्ट कर दो, तो मैं अभी जेटली साहब से उनसे बात करवाऊँगा और फिर कैसे हम लोग मिडल पाथ पे आते हैं और कैसे वो फाइनल करके अप्रूवल लेटर देते हैं। तो जल्दी हम इसको देखने वाले हैं हाँ, फिल्म को। उम्मीद तो है कि बिल्कुल सर। जल्दी देखेंगे। एक क्वेश्चन सर मेरा आप दोनों के साथ है कि ये बुक पढ़ के और उस फ़िल्म को देख के युवा क्या सीखेगा? जो आज अगर फ़ोर्स में है या फ़ोर्स में जाना चाहता है, उसको क्या प्रेरणा मिलेगी पहले सर? सर जवाब देंगे। देखिए पहले बात तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। हुँ, इंस्पिरेशन मिलेगी कि देखिए हमारी इंडियन आर्मी ने जाके इंटरनेशनल सिनेरियो पे हुँ, क्या जाके कितना अच्छा काम करके दिखाया है। वो अंदर वो आना चाहेंगे, फौज के अंदर हाँ, आके देखना चाहेंगे। बिल्कुल, दिस इज वन, मस्ट बी। नॉट ओनली आर्मी,
एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, एयरफोर्स का बहुत बड़ा भाग था इसमें। तो सर्विसेज के लिए इट्स इट्स लाइक इनवाइट कि कम एंड जॉइन अस। तो हमको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो कि फौज के अंदर। दिस इज वन। बिल्कुल सर, द बिल्कुल। सेकंड थिंग इज कि जो पॉलिटिकल साइड में है उनको इस बुक पढ़ने के बाद देखना पड़ेगा कि वो समझेंगे कि इतना इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है इतना आसान नहीं है, कि बिहाइंड द सीन्स बहुत काम होते हैं, करेक्ट, नेशंस बहुत गेम्स प्ले करती हैं, Correct. ऊपर से कुछ बोलेंगे करेंगे कुछ और, तो उसके हमको सावधानी रखना है और कैसे करना है। सो बहुत सारे इस किस्म के लेसन्स इसमें से मिलेंगे। और ऑपरेशन के बारे मैं आपको कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमको कई ऑपरेशन करने पड़े वहाँ पर। हमारे ऊपर हमला किया, हमारे केनियन ट्रूप्स के ऊपर हमला किया, ज़ैम्बियन ट्रूप्स को उन्होंने कैप्चर किया, इंडियन ट्रूप्स को उन्होंने सराउंड कर दिया था। ओके, तो बहुत मुश्किल से चार्ल्स टेलर को इंटरलोक्यूटर बना के कि तुम बिचौले बनोगे बिटवीन यूएन एंड रिबेल्स। ओके, और उसके गुड ऑफिस से, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था आरयूएफ को, जितने भी उन्होंने ज़ैम्बियन और बाकी ट्रूप्स पकड़े थे, इन 500 उनको निकाल के लाइबेरिया के थ्रू वापस लेके आए। वंडरफुल। और मैं इंडियन ट्रूप्स के लिए जो ये ऑपरेशन खुखरी की बात कर रहे थे आप, ऑपरेशन खुखरी मेरे को तब करना पड़ा क्योंकि इनका जो लीडर था ना, फोदे शैंको जिसका नाम मैंने बताया, हाँ जी, उसको पकड़ के गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था। अभी उन्होंने लाइबेरिया के प्रेसिडेंट से तो बात मान ली कि चलो ये जो हमने पकड़े हैं ना, इनको खाना खिला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इनको छोड़ देते हैं। लेकिन वो चाहते कि हमारा लीडर छोड़ दो, तो वो प्रेसिडेंट छोड़ नहीं रहा था। तो इन्होंने बोला हम इंडियंस के आसपास हम हमला करेंगे, हम इंडियंस को पकड़ेंगे और इंडियंस को हम अपना ढाल बना के, शील्ड बना के हम बोलेंगे हमारा आदमी छोड़ो, नहीं तो हम उसको ऐसे करेंगे। लेकिन जो इंडियंस थे, हमारे जो लोग थे, हमारा काम करने का तरीका कुछ और है। ये सब लोगों भारतीयों को मालूम होना चाहिए। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, चाहे हम इन्फोर्समेंट के लिए जाएं, चाहे पीस कीपिंग ले जाएं, हम हथियार लेकर मारना नहीं शुरू कर देते, हम ऐसे नहीं करते हैं। अब जैसे मैं पहले दिन, ये जगह जहाँ पर हमने ये ऑपरेशन किया था, उस जगह का नाम था कैलाहून। वो ईस्टर्न मोस्ट साइड में है, बहुत अंडर डेवलप्ड। तो जब मेरे ट्रुप्स पहले वहाँ पर गए और मैं अगले दिन वहाँ हेलीकॉप्टर में लैंड किया, तो मैंने वो कंपनी कमांडर को बोला, देखो यहाँ पर जो भी बूढ़ा, लंगड़ा, बीमार, रेबेल जो भी आना चाहते बुलाओ, मैं बात करना चाहूँगा। तो मैंने बोला, मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम आपके मदद के लिए आए हैं, यहाँ पर क्या मदद चाहिए आप लोगों को। तो मैं उनको देख रहा हूँ, उनके पेट अंदर सूखे हुए हैं, पानी खाना नहीं है, तो हमारा खाना नहीं है। तो मैंने जो बटालियन कमांडर था उसको मैंने सैटेलाइट फ़ोन पे कॉल किया। मैंने कहा देखो, यूएन में हमारा काम नहीं है उनको खाना देने का, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ होते हैं, उनका काम है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, बहुत ट्रू। लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास राशन काफ़ी है, खिला सकते हो? हाँ, खिला सकते, खिला। मैंने और बताओ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा पानी हम वो कुएं नदी से पी रहे हैं, उसमें मट्टी है, पेट में दर्द हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कीड़े हो रहे हैं। तो मैंने क्यों, आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ से पानी पी सकते हैं? कहते हैं कुआं था, वो ख़राब हो गया है। तो मैंने अपने इंजीनियर ऑफिसर को बुलाया, मेजर साहब को। मैंने, तुमने वो कुआं देखा है? हाँ साहब देखा है। उसको ठीक कर सकते हो? हाँ साहब। कितने दिन लगेंगे? मैंने 2 दिन लगेंगे। मैंने, मैं तुमको 3 दिन देता हूँ, 4 दिन देता हूँ, कुएं को ठीक करो, फ्रेश पानी मैं आके पीऊँगा। कहते ठीक है। और उनकी रोड ठीक करो, और जो पुल टूटी हुई है उसको बनाओ, ठीक है। मैंने, और कोई प्रॉब्लम? तो मैं देख रहा हूँ किसी के चोट लगी हुई, किसी के टांग में गोली लगी हुई है, अब तक बाहर नहीं निकली हुई, मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, मैं, तुम बताओ इनको मेडिसिन दे सकते हो? तो डॉक्टर ने बोला, सर देखिए ऐसा है कि जितनी मेडिसिन हम लेके आए हैं ना, वो इंडियन ट्रूप्स के लिए लेके आए हैं, वो नहीं दे सकते सर, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने एकदम अपने दिमाग में मैंने सोच किया। मैं यूएन जाने से पहले मैं गुजरात में था, अच्छा, अहमदाबाद का मैं जीओसी था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे गुजरात के अंदर, और बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पर, और बहुत उनका स्पिरिट बहुत है, बहुत पेट्रियाटिक हैं वो लोग। तो मैंने दिमाग में ये सोचा, मैंने कहा मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी, मैं सैटेलाइट फ़ोन उठाऊंगा और मेरे जितने भी डॉक्टर दोस्त हैं उनको बोलूँ एक हवाई जहाज़ भरो इस मेडिसिन का, भेजो मेरे को, भेजेंगे वो। तो मैंने कहा तू दिल खोल के इनको दे,
दवाइयाँ जो देनी है, जो भी मेडिसिन देनी है। वेरी गुड। अब ये 3-4 चीज़ों की वजह से इन्होंने देखा यार ये तो हमको कोई मारने-मुरने के लिए नहीं, तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो हमारी वेलफेयर के लिए आए हैं। ये हमारा काम नहीं था, हमारे मैंडेट में नहीं था। ये हमारा मैंडेट नहीं था, बड़ा आप आए देखिए उनको ये दो या वो दो, हमारे मैंडेट में ये नहीं था। लेकिन हमारे डीएनए में तो था ये, हाँ जी, हमारे डीएनए में था कि ये ऐसे करना है कि इंसान है हमारी तरह, हाँ जी। भूखा है, प्यासा है, दवाई की ज़रूरत है और हम दे सकते हैं तो क्यों ना दें, ठीक है? तो इससे एक बड़ा असर हुआ। दूसरा, उन्होंने देखा कि ये जो ट्रूप्स आए हैं, ये ऐसे नहीं लगते कि हम इनको बोलेंगे हथियार दे दो तो हथियार छोड़ देंगे। और अगर हमने इनके साथ ज़बरदस्ती की, तो हमको ऐसा लेसन सिखाएंगे ये लोग कि जो हमने पहले कभी नहीं सीखा है। ओके। ये इंडियन ट्रूप्स हैं, ये कोई अरे-गहरे में नहीं है। हमने इनके ऊपर हमला किया तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। तो इन 2 वजह से वो हमारे आस-पास थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम इनके ऊपर हमला करें। जैसे कि ज़ाम्बियंस के ऊपर किया, कीनियंस के ऊपर हमला किया उन्होंने, हमारे ऊपर उनकी हिम्मत नहीं हुई हमला करने की। और करना भी नहीं चाहते थे और कर भी नहीं सकते थे। ये दोनों चीज़ें थी। बिल्कुल। तो जब फिर मैंने खुखरी ऑपरेशन प्लान किया, क्योंकि पहले मैं कर नहीं सकता था। वो इसलिए नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रिज़र्व्स ही नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और मेरे 30 लोग 23 लड़के मेरे, वो अलग जगह पे वो जा रहे थे आगे कैलाउन में, वो रास्ते में उन्होंने उनको रोक लिया था। किया कुछ नहीं, रोक लिया उनको, खाना भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो वहाँ पर थे। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी एक्शन करूँ, जिससे वो शुरू कर दें लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव, स्लीवलेस मेरे जवानों के साथ में। तो एक तो मेरा ये प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया फिर? मैंने सैटेलाइट फ़ोन से उनका जो लीडर था, एक तो जेल में था, जो फील्ड का लीडर था, उसको मैंने सैटेलाइट फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया। बच्चा था, उसको मैं पहले भी मिल चुका था और मैंने उसको समझाया भी था। पहले मैं जब उसको मिला था ये ऑपरेशन वगैरह करने से पहले समझाया मैंने, ये देखो यार यहाँ बैठ के हम ये पाइनएप्पल खा रहे हैं, ये तुम्हारे देश के हैं, ये हम चिकन खा रहे हैं, तुम्हारे देश के हैं। तुम क्या चाहते हो अपने बच्चों को, क्या चाहते हो तुम? तुम नहीं चाहते कि वो हेलीकॉप्टर चलाएँ, कि हेलीकॉप्टर में लोग हैं, तुम नहीं चाहते कि वो अच्छे कपड़े पहने और अच्छी जगह जाएँ? हाँ सर चाहते हैं। तो क्या कर रहे हो फिर आप लोग? सोचो ज़रा, क्या कर रहे हो आप लोग? अब तो एग्रीमेंट हो गई है, तो वो काफ़ी मेरे साथ में उसका काफ़ी रैपो था। तो उसको मैंने सैटेलाइट फ़ोन पे मैंने उससे बात की। मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है कि वो मेरे 23 आदमी हैं, उनको आपने घेरा डाल के रखा है, इसको आप छोड़िए। तो कहता है सर देखिए हमारे लीडर को छोड़ दीजिए। मैंने वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारा लीडर जो है तुम्हारी गवर्नमेंट के पास में है। मैं प्रेसिडेंट से बात ज़रूर करूँगा। प्रेसिडेंट आगे क्या करता है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं आपको अपना हाँ जी। वचन देता हूँ, मैं बात करूँगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे आदमी छोड़ो। तो 1 हफ्ते के बाद उसने मेरे आदमी छोड़ दिए। अरे! तो मेरे आदमी लाइबेरिया के थ्रू वापस आ गए। अभी मेरे पास इंडिया ने बहुत रिज़र्व भेजे। मेरे को उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर दिए, मेरे को 1 बटालियन और दे दी, मुझे आर्टिलरी और दे दी, मुझे इंजीनियर्स और दे दिए। मेरे पास बहुत रिसोर्सेज़ आ गए। अटल जी की सरकार के दौरान की अटल जी के सरकार के दौरान। और उस टाइम क्या है कि जॉर्डन ने 2 बटालियन भेज दी, बांग्लादेश ने 1 भेज दी। तो अभी मेरे पास रिसोर्सेज़ हो गए। अब मैं अपने रिज़र्व बना सका, अब मैं प्लान कर सका मैं क्या करना है और कैसे करना है। बाद में जो ब्रिटिश हैं, उनका जैसे मैंने बताया था एक ऑफ़िसर उनका भी फँसा हुआ था हमारे इंडियंस के साथ में। उनको बहुत वो दर्द हो रही थी कि वो हमारा एक आदमी निकलना चाहिए। यार हमारे 233 आदमी हैं, तुम्हारे एक आदमी का क्या तुमको तकलीफ़ हो रही है? उसको निकालना बड़ी ज़रूरी है। बार-बार उनका एम्बेसडर मेरे पास आए, हाई कमिश्नर कहते हैं कि सर व्हाट इज़ योर प्लान? सर व्हाट इज़ योर प्लान? सर व्हाट इज़ योर प्लान? मैंने कहा तो प्लान व्लान तो हम बताएँगे नहीं, क्यों कि तेरे को क्यों बताऊँ? तुम तो यूएन के हिस्से नहीं हो। नहीं सर वो मैं तो तुम अपना मेजर को निकालना चाहते हो वहाँ से, तो मुझे बताओ तुम मुझे रिसोर्सेज़ क्या दोगे? तो जनरल साहब मुझे बताओ आपको रिसोर्सेज़ क्या चाहिए? मैंने कहा तुम्हारे हेलीकॉप्टर चाहिए, तुम्हारा हवाई जहाज़ चाहिए, सी यू डील विद देम। 130 हरक्यूलिस, तो मैं इस ऑपरेशन में लगाना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो उसने फिर अब सैटेलाइट फ़ोन पे कॉल किया होगा लंदन में, वहाँ से उन्होंने बोला कि भाई ये मान नहीं रहा है, जब तक इसको रिसोर्सेज़ नहीं देंगे। तो उन्होंने बाद में बोल दिया ठीक है हम आपको ये 2 हेलीकॉप्टर्स, इनके चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो मैंने क्यों मांगा चिनूक हेलीकॉप्टर्स को? क्योंकि वो हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो कि अंधेरे में, बैड वेदर में, बारिश हो रही है उसमें फ्लाई कर सकते हैं। और मेरे पास जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स थे वो बैड वेदर में और डार्कनेस में फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो मैंने ये उनसे मांगा रिसोर्सेज, उन्होंने रिसोर्सेज दिए, तो काफ़ी रिसोर्सेज कलेक्ट किया। तो अभी ऑपरेशन करने से पहले मुझे कोफी अन्नान ने बुलाया, सेक्रेटरी जनरल ने
कहाँ बुलाया? लोमे में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी अफ्रीकन यूनियन की, मुझे इससे वहाँ पर बुलाया कोफी अन्नान ने कि फिर सारा इसके अंदर हाँ इसके अंदर है, सब कुछ है, कि क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ऑपरेशन करना है मुझे, आपकी परमिशन चाहिए। तो थोड़ा सा हिचकिचाहट सी, मतलब कि हिचकिचाहट तो नहीं कहूँगा, मैं तो फौजी हूँ ना, तो फौजी को कोई फौजी पूछे कि सर अपने आपसे सीनियर पूछो मैंने ऑपरेशन करना है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो मेरे से सीनियर बोलेगा इजाज़त है। मैं भी तो सीनियर रह चुका हूँ, मैं भी तो अपने जवानों को हाँ जी, बिल्कुल। बोला यस गो अहेड, बिल्कुल। यू गॉट माय अप्रूवल, डू इट। उसने ऐसे नहीं किया, उसने बोला देखो भाई तुम करना चाहते हो ना, तुम्हारी जिम्मेवारी है, कर लो, इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर मैं बाद में सोचा ये तो फौजी है नहीं, ये तो सिविलियन है, इसका क्या मतलब है मुझे मालूम नहीं। मैं मतलब बीच में से मतलब नहीं निकालना चाहता हूँ कि भाई तू अगर फेल हो गया तो तेरे को पूछेंगे, और तू जीत गया तो ठीक हो गया तो हम उसका क्रेडिट ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर तेरे से पूछेंगे तूने क्यों किया, हमने तो नहीं बोला। मतलब उसने ऐसे नहीं बोला, उसने ऐसे नहीं बोला, लेकिन ऐसे इंटरप्रेट भी हो सकता था, लेकिन मैंने उसको इंटरप्रेट किस ऐसे किया। कॉन्टेक्स्ट पे बोला आपको? मैंने उसका इंटरप्रेट किया कि ये बहुत बड़ा आदमी है, सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दे दी कि तुम फोर्स कमांडर हो, जैसे तुम ठीक समझो करो। वंडरफुल। सर अब आगे का हम इसको फ़िल्म देख के और किताब को पढ़ के करेंगे। यहाँ तक कि मैंने तो इस किताब को पढ़ लिया है और अब मैं अपने ऑडियंस को भी बोलूँगा कि इसको ज़रूर पढ़ें और बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी सर मुझे तो। इसमें कुछ चैप्टर तो इतने ज़बरदस्त थे जो कई जगह आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, दैट वाज़ वंडरफुल सर। तो कहाँ मिलेगी सर ये बुक? थोड़ा ऑडियंस को बताइए ना। वो देखिए अभी तो आप उसमें ले लीजिए, अमेज़न में है, और यू नो 2-3 और वेबसाइट्स हैं। एक है सेबर एंड क्विल, ओके। इनकी मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आप लिंक अपने बिल्कुल पॉडकास्ट सर। में डाल दीजिएगा। तो हमारे जो भी गेस्ट ये बुक पढ़ना चाहते हैं, हम ये कहाँ मिलेगी, हम उसके लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में अपनी मेंशन कर देंगे और आप उसको लेके ज़रूर पढ़िएगा और उसके बाद फ़िल्म देखने का और मज़ा आएगा। तो सर पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूँगा सर इस फ़िल्म के लिए, थैंक यू। क्योंकि जो सुना और जो आप लोगों ने बताया इस फ़िल्म के बारे में, वो ज़बरदस्त रोमांचक था। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फ़िल्म को देखने के बाद जो सेना में आना चाहते हैं, जो सेना में हैं और जो सिविलियंस भी हैं, उनको क्या सीखने को मिलेगा? देखिए, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में सबसे कोई बेस्ट आर्मी है तो इंडियन आर्मी है, बिल्कुल। ठीक है? तो अमेरिका ने क्या किया है, अपनी आर्मी को हाइलाइट करने के लिए फ़िल्में बनाई, रैम्बो के तौर पे प्रस्तुत किया और पूरी दुनिया में एक नैरेटिव हाइलाइट क्रिएट किया। किया, हुँ। ठीक है? ये फ़िल्म से मुझे लगता है कि वो हम हाइलाइट क्रिएट कर पाएँगे, क्योंकि सच में रैम्बो तो एक फ़िक्शन कैरेक्टर है। करेक्ट। हमारे यहाँ पर जनरल जेटली सर है, उस तरह की रियल रैम्बो है। जो हुँ। यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर भाप छोड़ते हुए जंगल, और जिसको पता नहीं है, नक्शा नहीं है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल को ठीक जाके सर। इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, इतने दूर जाके, जहाँ पे सोर्सेस भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी नहीं है, सबका जुगाड़ भी करना है, उसके ऊपर से यूएन का भी फोर्स है, कोई क्लियर वो मिल भी नहीं रही है, उसके बीच में, और हमारे जवान जब फँस गए थे, तो आपका प्रेशर और बढ़ जाता है। करेक्ट। क्योंकि अब आप देखो पिछले टाइम पे अमेरिका के 7 लोग ईरान में फँस गए थे, वो नहीं छुड़वा पाए। हुँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था, अभी मैं एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से ईरान ने उनको फांसी दे दी थी शायद। बिल्कुल। तो आप देखिए हमारे 223 थे, उनको ये छुड़वा के लिया है, हुँ। और इस सर ने जी ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कुकरी, उसके बाद वहाँ पे टेररिज्म हमेशा के लिए खत्म हो गया। और मैं वहाँ पे गया भी, मैंने देखा भी, वहाँ पे एक नदी है, रिवर सर क्या नाम है वहाँ का? जो रिवर है जहाँ पे वो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। मोआ रिवर। हाँ, मोहा रिवर के ऊपर ऑपरेशन कुकरी एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। आप ओह गूगल पे वाओ! जाओगे तो आपको पता वेरी चल जाएगा। तो वहाँ पे ऑपरेशन कुकरी कैसे हुआ, इंडियंस के बारे में, इंडियन से इंडियंस देखा के हुआ। इंडियन के बारे में वहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है। तो हालाँकि फ़ोर्स तो सारी थी, हाँ। ठीक है ना? यहाँ की भी थी, वहाँ की भी थी, साउथ अफ्रीका की भी थी, लेकिन इंडियन के बारे में मॉन्यूमेंट बना हुआ है। तो आप जाएँगे सर शूट के लिए ओरिजिनल लोकेशन? 100%। हम वो देखेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मुझे एक चीज़ और बेहतरीन बताना, सर। एक चीज़ बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। हुँ। जैसे मैं अभिषेक बता रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पर, पहली बात तो ऑडियंस को मालूम ये होना चाहिए कि इतने हाई लेवल पे यूएन के अंदर ऑपरेशन कम ही हुए हैं। 1800-2000 लोग हिस्सा ले रहे हैं, 4 किस्म के हेलीकॉप्टर, स्पेशल फोर्सेस, इंजीनियर, सिग्नल, और 3-4 नेशनैलिटी के लोग
घाना भी, टैंक्स भी थे, घाना भी थी, नाइजीरिया भी थी, इंडिया भी थी, ब्रिटिश हेलीकॉप्टर्स भी थे, हमारे भी थे। मतलब बहुत बहुत बड़ी तादाद में फौज थी, आर्मी नेवी एयरफोर्स। नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़रूरी बात जो कि लोगों को, इंडियंस को पता लगनी चाहिए कि ऐसे ऑपरेशन में काम किसने किया है। मोस्टली इंडियन ने किया। हमने घाना को डाइवर्जनरी अटैक में डाला था और नाइजीरिया को बेस में डाल दिया था कि तुम बेस को रखो, यहाँ पर खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी तो किया इंडियन ने किया। इंडियंस ने किया। ज़रूरी बात समझने वाली है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से ना कोई कोऑपरेशन नहीं मिली। जो भी यूरोप और ये अमेरिका बातचीत करने में तेज कि हम आपको बताएंगे कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, मैं आपको एडवाइस देंगे। ट्रूप्स क्यों नहीं देते? मैंने तो मांगा था उनसे, ट्रूप्स मांगा था मैंने, ब्रिटिश से मैं ट्रूप्स मांगे थे। मैंने कहा एक ब्रिगेड दे दो। सॉरी, हमारे पास कमिटमेंट ज़्यादा है, हमारे आर्मी आपकी आर्मी तरह इतनी बड़ी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। ये समझ गए। और अमेरिकन, उनकी तो बड़ी आर्मी थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अमेरिकन नहीं देंगे। दूसरा, सर ने मुझे जो बताया था, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, अमेरिकन कहाँ चाहते थे कैपिटल में उसकी आर्मी रहे, जो सेफ होता है, जो वहाँ का कैपिटल है, वो नाइजीरियंस चाहते थे कि वहाँ पे उनकी आर्मी रहे, जहाँ कैपिटल है, जहाँ सेफ है। और दूर दराज जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे जान का ज्यादा खतरा है, वहाँ पे इंडिया ले जाए। वो थोड़ा जो मेरा पॉलिटिकल हेड था ना, वो भी नाइजीरियन था। देखिए मेरी किस्मत देखिए, जो पॉलिटिकल हेड था वो नाइजीरिया का था, जो मेरा नंबर 2 डेप्यूटी था वो भी नाइजीरियन था। अच्छा। और जो एकोमॉग का जो बता रहा हूँ फोर्स, वो भी नाइजीरियन था। और जो सिएरा लियोन के 2-3 बटालियन थी, उनका जो हेड है वो भी नाइजीरियन था। तो चारों तरफ से नाइजीरियन, बीच में मैं एक इंडियन फंसा हुआ था। लेकिन उसको मैंने पॉलिटिकल हेड के साथ में मेरी थोड़ी सी शुड आई से डिस्कशन भी हुई। मेरी बुक में लिखा हुआ है, आपने अपनी इंटेलिजेंस बुक में लिखी है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा तो मेरी बात सुनो, मैं तुमको एक ऐसी चीज करके दे रहा हूँ कि तुम्हारी तीनों बटालियन इकट्ठी हैं और तुम्हारा सेक्टर वाइज भी नाइजीरियन का हेड है, ये बहुत तकड़ी फौज है। कहते नहीं, इसको कैपिटल में भेजो, जैसे अभिषेक जी बता रहे हैं कि कैपिटल में भेजो, वहां पर सेफ है, बाहर नहीं जाना, क्योंकि वहां लड़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि लड़ाई तो वो जो रिबेल्स होते हैं जंगलों में होते हैं, कैपिटल में थोड़ी घूमते हैं। और ब्रिटिश अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। ब्रिटिश फौज जो है वो, उन्होंने देखा कि हमला हो गया केन्या के ऊपर, हाँ जी, ज़ैम्बिया को पकड़ लिया, इंडिया के ट्रूप्स को सराउंड कर दिया। उन्होंने 2 दिन के अंदर, मतलब कि 1 तारीख को अटैक हुआ है, 5 तारीख को उन्होंने, 2 तारीख को ज़ैम्बिया ने पकड़ा, 3 तारीख को सराउंड किया। तो ब्रिटिश ने ना 5 तारीख को उन्होंने एक बटालियन भेज दी, किस लिए कि हमारे जो नेशनल, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो काफ़ी लोग वहाँ रह गए, इनको हम उठा के अपने सेफ्टी में ले जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे सिएरा लियोन के अंदर हमला हो गया, ऐसे तो हुआ ही नहीं था। सेंटर में जाके कहीं हुआ था और ईस्ट में हुआ था, कैपिटल तो बिल्कुल ही सेफ था। लेकिन इन्होंने बोला अपने हम निकालने हैं वहाँ से, और निकालने के बाद में उन्होंने कोई काम नहीं किया वहाँ पर। तो उनको बोला गया कि भाई तुम थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि और ट्रूप्स आ रहे हैं, इंडिया भेज रहा है, जॉर्डन भेज रहा है। इन्होंने नहीं भेजा, भाई तुम्हारी बटालियन है, तुम दे दो ना उसको। तो मैंने उसको फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसको पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने बोला कि नहीं देखो ऐसा है कि ये अफ्रीकन प्रॉब्लम है और अफ्रीकन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लीडरशिप दे सकते हैं, हम आपको लॉजिस्टिक्स दे सकते हैं। अरे कैसी बात करते हो तुम? लड़ने नहीं जाएंगे, लीडरशिप देंगे। परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल, लड़ना नहीं है तुमने दूसरों को लड़ाना है। दूसरा क्या था, जो अमेरिकन की बात है, मैंने इन दोनों को मांगा था कि मुझे एक ब्रिगेड दे दो, दोनों को बाद में जाके मैंने मांगा, नहीं दी उन्होंने। मुझे मालूम था नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका का क्या हुआ था कि एक जगह है सोमालिया में भी यूएन गई थी, अमेरिकन गए थे वहाँ पर। उनका एक हेलीकॉप्टर था, बड़ा नामी हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक। तो उस ब्लैक हॉक को उन्होंने शूट किया, सोमालिया ने गिरा दिया, पायलट मर गए। पायलट के टांगों में रस्सी बांध के उनको पूरे कैपिटल मोगादिशो में लेके गए, उनकी तौहीन की उन्होंने, नहीं करना चाहिए था। तब से उन्होंने अमेरिकन ने डिसाइड किया कि हम आदमी नहीं देंगे। अरे भाई, यूनाइटेड नेशन है, यू कॉल योरसेल्फ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, देन बी यूनाइटेड। सभी लोग इक्वली बांटे ना, दुख दर्द पूरी दुनिया का इक्वली बांटो। ये नहीं कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो तुम आदमी दे दो, तुम्हारे आदमी मर सकते हैं, हमारे आदमी नहीं मर सकते हैं। तो ये पिक्चर भी बनी है, ब्लैक हॉक डाउन। वो देखिए पिक्चर उनके, वो क्या कर, ऑफ कोर्स। दूसरा मतलब अगर आपको देखनी है तो ब्लड डायमंड देखिए। हाँ जी। तो ये 2 फिल्म देखेंगे तो वहाँ पे परिस्थिति कितनी विकट थी, और जेटली साहब ने और इंडियन फोर्स ने
मतलब यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके किस तरह का कमाल का ऑपरेशन किया है वो समझ में आता है। मस्ट बी सर, मस्ट बी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, ये फ़िल्म बहुत दिलचस्प बनने वाली है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। हमारी तो शुभकामनाएँ हैं, और अब जितना भी ऑडियंस ये देखेंगी इस पॉडकास्ट को, और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ेगा इस फ़िल्म को देखने के लिए। तो सर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, एंड थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और थैंक यू। इस बुक को मैं ज़रूर अपने पास रखने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर और भी कोई आता है तो वो इसको देखे। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच।